हेलो फ्रेंड, सीके क्लास में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के दूसरा चैप्टर अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर में हम लोग अध्ययन कर चुके थे, जो कि भारत को स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन किए थे। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है, जो चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। यानी कि भारत का जो कि भौतिक स्वरूप कहा जाए तो पहाड़, पर्वत, नदी इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि भौतिक स्वरूप कहने का अर्थ है कि यानी कि किस प्रकार का वहाँ का स्वरूप है, यानी कि आकृति है, धरातल है, तटीय मैदान है। आप अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार को भौतिक स्वरूप पहाड़, पर्वत, नदी इत्यादि को देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले आप लोग देख चुके हैं, आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थाकृति वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, यदि आप मैदानी में क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ का दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से विभिन्न भांति प्रचलित होंगे। वास्तव में हमारा देश में हर प्रकार का भू आकृति पाए जाते हैं, जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया, द्वीप हो गया। यानी कि कहा जा रहा है कि आप जिस स्थान पर रहते हैं, अगर जे आप पहाड़ी इलाका में रहते हैं जैसे कि झारखंड हो गया, या तो पर्वतीय इलाका में रहते हैं, इस प्रकार से विभिन्न इलाकों में आप जहाँ रहते हैं वहाँ वास्तविक से परिचित होंगे। यानी कि कहीं पर मरुस्थल पाया जाता है जैसे कि राजस्थान हो गया, और कहीं पर मैदान पाया जाता है जैसे कि आपका हो गया उत्तरी मैदान हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया। पर्वत पठार जैसे कि आपका झारखंड में देखिएगा पर्वत पठार, छोटा नागपुर के पठार द्वीप, यानी कि बहुत सारा इस प्रकार से जिस जिस इलाके में आप लोग रहते हैं उस इलाके के अनुसार वहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैदानी के इलाके में देखिएगा तो अब दूर दराज तक देखने को मिलेगा, लेकिन वही पहाड़ी इलाके में जाइएगा तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, यानी कि पीछे का पोजीशन बहुत कम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारा इलाकों में विभिन्न प्रकार का पर्वत पठार, मरुस्थल इत्यादि, द्वीप इत्यादि को देखने को मिलता है। आगे क्या बोलता है, भारत भूमियों बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। आगे क्या बोलता है देखिए, स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट है। भारत के भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सतह प्राचीन भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही के भूकंप ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बने स्थलाकृति हैं। यानी कि प्राचीन काल में भौतिक जो कि विभिन्नताएं देखने को भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार इत्यादि को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हाल ही में जो कि भूकंप के कारण जो गलत साबित हो गया, वह हिमालय के पर्वत उत्तरी मैदान में बने स्थलाकृति है। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर का भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक कुआ अवस्था में, यानी कि हिमालय किस प्रकार के अवस्था में, एक कुआ अवस्था में, जिसकी अवस्था भी ये होता है, एक कुआ अवस्था होता है, एक प्रौढ़ा अवस्था होता है, वृद्धा अवस्था होता है। तो इस प्रकार एक कुआ अवस्था होता है, यानी कि जिस प्रकार एक मानव का एज का अवस्था होता है उसी प्रकार पर्वत पठार इत्यादि का ही एक अवस्था होता है। तो हमारे हिमालय किस प्रकार की अवस्था में, कुआ अवस्था में है, जिसमें से ऊंचे शिखर, गहरी घाटी,
तेज बहने वाली नदियाँ निकलती हैं, यानी कि ऊंचे शिखर, यानी कि बड़ा बड़ा आपका ऊंचा ऊंचा शिखर देखने को मिलेगा, गहरी घाटी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको बहुत तरह से देखने को मिलेगा आपको। आगे चलते हैं, क्या बताता है आगे। क्या करूं? उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बनी है। देखिए उत्तरी मैदान जो है कि जलोढ़ निक्षेप से बनी है। प्रादीपीय पठार अग्नि चट्टान से बना है। रूपांतर सेलों वाले कम ऊंचे पहाड़ियों से चौड़ी घाटियों से बना, यानी कि आपको जो है कि उत्तरी मैदान के मतलब बताया जाए। उत्तरी मैदान जो है कि जलोढ़ निक्षेप, उत्तरी मैदान के अंतर्गत कौन सा आ जाता है? उत्तरी मैदान में जैसे कि आपका आ जाता है कि उत्तर प्रदेश हो गया, जो कि गंगा क्षेत्र का भाग वाला हो गया। उसके बाद जलोढ़ निक्षेप आ जाता है, जैसे प्रादीपीय पठार में आपका हो गया कि दक्षिण का भारत हो गया, या फिर छोटानागपुर पठार हो गया इत्यादि, सब अग्नि चट्टान से निर्मित बना हुआ है। उसी तरह रूपांतर सेल, यानी कि रूप में परिवर्तन, किसी चीज़ को आप जैसे कि अब चट्टान है पहले की अवसादे चट्टान, उसको रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसके रूपांतर सेल कहा जाता है। तो उस प्रकार रूपांतर सेल वाले को कम ऊंची पहाड़ियों को चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट है आपका, आगे का पॉइंट है आपका मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी कि आपका जो है कि भौगोलिक जो वितरण है मुख्य प्रकार का किस प्रकार को आपको देखने को मिलता है। यानी कि भारत में भौगोलिक का वितरण है, कहीं पर पठार तो कहीं पर मैदान देखने को मिलेगा, कहीं पर मरुस्थल देखने को मिलेगा, तो कहीं पर बहुत प्रकार का हिमालय का श्रेणी दिखने को मिलेगा, यानी कि हिमालय का जो कि श्रेणी उस प्रकार देखने को मिलेगा। तटीय मैदान देखने को मिलता है, कहीं कहीं द्वीप समूह देखने को मिलता है। तो इसका जो कि भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कि इसका जो है कि वहाँ पर का भौगोलिक स्थितिकरण के क्या व्यवस्था बना हुआ है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है आप लोग को हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी कि हिमालय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि हिमालय के पर्वत श्रृंखला जो बांटा हुआ है, यानी कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय इत्यादि, इस सब के मध्य हिमालय, इसके बारे में अध्ययन करें। दूसरा पॉइंट है कि उत्तरी मैदान, यानी कि भारत के मैदान जो है कि उत्तरी मैदान, यानी कि उत्तर का मैदान जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है प्रादीपीय पठार, जैसे कि छोटा नागपुर के पठार, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चौथा है मरुस्थल, यानी कि मरुस्थल कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान के इलाका में आप लोग अधिक देखने को मिलता है। तीसरा है कि भारत का जो है कि तटीय मैदान, यानी कि तटीय मैदान कहने के मतलब है कि यानी कि भारत का जो कि तटीय इलाका है, जैसे कि भारत का पूर्वी क्षेत्र तटीय इलाका, पश्चिमी क्षेत्र जो तटीय इलाका है, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका हो गया, फिर ये गुजरात का तटीय इलाका हो गया, केरल का तटीय इलाका, इस प्रकार का तटीय इलाका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद द्वीप के आगे है छठा नंबर में हम लोग द्वीप, यानी कि भारत में जो है कि कौन कौन से प्रकार द्वीप पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर द्वीप है, इसके बारे में हम लोग इसका भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक आध पॉइंट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। पहला है कि आप लोग का पहला है हिमालय पर्वत, यानी कि हिमालय जो है कि भारत का जो देखते हैं कि हिमालय पर्वत भारत के ऊपरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से एक कुआ एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी कि हिमालय जो है कि हिमालय के सीमा जो है कि हिमालय के भूगर्भिक दृष्टि से एक कुआ प्रकार का, यानी कि नवजुवक है, यानी कि वो बढ़ रहा है, उसका बनावट की दृष्टिकोण से एक वलित पर्वत के श्रृंखला से है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूरब दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हिमालय विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पर्वत श्रेणी है, और यह अत्यधिक असम अवरुद्ध में से एक है। 2400 किलोमीटर लंबा है। कितना मीटर है दोस्त? 24 किलोमीटर है हिमालय लंबाई फैला हुआ है। एक अवरुद्ध का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में
400 किलोमीटर है। यानी कि हिमालय पर्वत की लंबाई आपको देखे होंगे 24 किलोमीटर है और चौड़ाई 400 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इसका कितना है भाई 150 किलोमीटर। और पश्चिम में भाग में अपेक्षा पूरब की भाग की ऊंचाई से अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतर विस्तार के साथ हिमालय के 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तर के भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। कि सबके उत्तर के भाग को हम लोग क्या करते हैं महान हिमालय और फिर हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत एवं श्रृंखला है तथा 600 मीटर से औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। हिमालय के सभी मुख्य शिखर इस प्रकार है। यानी कि कहा जा रहा है कि हिमालय जो है कि आप लोग हिमालय देखे होंगे कि वलित पर्वत से बना हुआ है, प्लस इसका असम में 24 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। और यह अवरोध निर्माण करता है। चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, प्लस अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हिमालय का जो है कि एक प्रकार का विस्तार फैला हुआ है। यह नदी आपको हिमालय से होकर निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो देखिए हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर है, जैसे कि देखे होंगे आप लोग ऊंचे शिखर आप लोग देखे होंगे यहाँ पर। देखिए हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर है। देखिए पहला है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। इसका ऊंचे शिखर कितना 848 किलोमीटर। कंचनजंगा कहाँ पर है भारत में है। इसका ऊंचे शिखर कितना है 598 किलोमीटर। मकालू नेपाल में है। इसके ऊंचे शिखर 848 किलोमीटर यानी कि 84 से 81 किलोमीटर। धौलाधीर पर्वत कहाँ है नेपाल में 8,172 किलोमीटर। आगे है क्या बोलता है आगे है जैसे कि नागा पर्वत। कहाँ पर है नागा पर्वत भारत में है। इसका 8,126 किलोमीटर ऊंचा है। जैसे अन्नपूर्णा कहाँ पर है अन्नपूर्णा नेपाल में है 8,078 किलोमीटर। नंदा देवी कहाँ पर है भारत में है 7,817 किलोमीटर। कामेट भारत में है 7,756 किलोमीटर। नमचा बरुआ भारत में है 7,756 किलोमीटर है। फिर गुरला बांधवा नेपाल में है 7,728 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्वत शिखर जो है कि विभिन्न शिखर है। हिमालय में पाए जाने वाले शिखर सबसे ज़्यादा कौन सा है माउंट एवरेस्ट की चोटी। कौन सा है माउंट एवरेस्ट की चोटी। अभी आगे दिखाते हैं नहीं देखते यहाँ। माउंट एवरेस्ट की चोटी नक्शा में नहीं दिया हुआ है लगता। देखिए एवरेस्ट पर्वत। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पर्वत के श्रेणी देखने को भारत में देखने को मिलता है। आगे अध्ययन करते हैं आगे क्या बोलता है। महान हिमालय के ओले की प्रकृति असीमित है। यानी कि जो हम लोग का जो कि महान हिमालय है। देखिए महान हिमालय कहाँ पर है आप लोग देखेंगे आप लोग देखे कि महान हिमालय कहाँ पर है। देखिए शिवालिक हिमालय है। उसके बाद ये जो है कि आपका हिमालय का जो क्षेत्र है यहाँ से अच्छा से नहीं दिखाया गया है।
महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के लिए भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना, यानी कि हिमालय का जो है कि क्रोड जो है कि उसका भूमि जो है वो ग्रेनाइट से बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियाँ प्रभावित होती है, यानी कि बहुत सारा जो है कि हिम छादित होती है। आगे देखिए काम, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, यानी कि हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के जो कि दक्षिण में है कि वह अधिक श्रृंखला जो है कि हिमालय के दक्षिण में अधिक श्रृंखला जो कि असम में है। हिमालय निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हिमालय को हम लोग निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न यानी परिवर्तित सेल से हुआ है, यानी कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो अधिकतर असम के इलाकों में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो परिवर्तन है संपीड़न यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे से हुआ है, यानी कि इसका आकृति जो है कि ढलान जो है कि बहुत संपीड़न है, परिवर्तित सेल से हुआ है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर है, यानी कि हिमालय की ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल जो है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार और महाभारत श्रृंखला भी एक महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कंकड़ एवं कुल्लू की घाटी स्थित है, यानी कि धौलाधीर में कौन सा है आपका कंकड़ घाटी यानी कि कुल्लू घाटी स्थित है। क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इन क्षेत्रों को यानी कि कंकड़ हो गया या फिर कुल्लू हो गया, इन क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की सबसे गहरी श्रृंखला शिवालिका है, शिवालिका कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर के बीच है। श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय के श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई संपीड़न अवसाद से बनी, यानी कि इनका जो है कि ऊंचाई जो है कि मुख्य चौड़ा जो है कि शिवालिका का चौड़ा है कि 10 से 50 किलोमीटर है तथा इसका ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है, यानी कि चौड़ाई 10 से 50 है और इसका जो है कि ऊंचाई जो है कि 900 से 1100 के बीच स्थित है। इसका मुख्य जो है कि हिमालय का जो कला के अवसादियों चट्टानों से बन के बना है, यानी कि अवसादियों जो है कि ये आपको कंकड़ जो पत्थर है वो दूर दराज से ला कर कहीं छोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से बनी है। घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी, यानी कि घाटियाँ यानी कि बजरी यानी कि मिट्टी से ढकी परत है। हिमालय एवं शिवालिका के बीच स्थित लंबवत घाटी को दोन के नाम से जानते हैं, यानी कि हिमालय जो है कि शिवालिका के बीच, हिमालय और शिवालिका के बीच जो हिमालय जो है और शिवालिका के बीच को हम लोग क्या कहते हैं दोन के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दोन जैसे कि आपका हो गया, कुछ प्रसिद्ध दोन में जैसे कि आप लोग का कौन सा हो गया बताते हैं। कुछ प्रसिद्ध दोन यानी कि आपका कुछ प्रसिद्ध दोन जैसे कि देहरादून हो गया, कुटिल दून हो गया, पाटली दून हो गया। ये सब जो है कि हिमालय और ये शिवालिका के बीच जो कि पाया जाता है इसको हम लोग दून कहते हैं। जैसे कि एक प्रसिद्ध दून है देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, फिर पाटली दून हो गया, ये सब दून पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक भारत का नक्शा दिया हुआ है, आगे इसका हम लोग चर्चा करेंगे।
इस उत्तरी दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को एक पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित किया गया है, यानी कि उसको पूरब से लेकर पश्चिम तक के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया गया है। और उदाहरण के लिए सतलज हो गया, सिंधु हो गया। हिमालय के कुछ भाग में पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूरब तक के क्रमश इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच में स्थित भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सतलज तथा, देखिए अभी बताते हैं आप लोग को। सतलज तथा काली नदियों के बीच, सतलज तथा काली नदियों के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय बोलते हैं। नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी के बीच, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच को हम लोग को क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय को बोलते हैं। उसी प्रकार आप लोग काली तथा तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय बोलते हैं। उसके बाद हिमालय एवं तीस्ता नदी के तथा दिहांग नदियों के असम में हिमालय को सीमांकन करती है और हिमालय के कुछ क्षेत्रीय के नाम पता कीजिए। आगे ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गाज के बाद हिमालय के दक्षिण की ओर एक तीखी मोड़ बनाती है और भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पर्वत पूर्वांचल और फिर पूर्वी हिमालय के एक तथा पूर्वी श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादियों सेलों से बनी है, ये घाटियों जंगलों से ढकी है, यानी कि कहा जाता है अवसादी चट्टान से बनी है और फिर अधिक प्रकार के जंगलों से ही ढका हुआ है, घने जंगलों से बना हो। अधिकतर समांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में देखिएगा पटगाई, नागा, मिजो और मिजोरम के पहाड़ी शामिल है, यानी कि कहा जाए तो पूर्वोत्तर में बोल रहा है तो आपको यहाँ बोल रहा है, यानी कि इधर बोल रहा है। देखिए नागा हो गया, इधर ई इलाका बोल रहा है, ई इलाका का पूर्वोत्तर बोल रहा है, तो इस इलाका में जो है कि पटगाई सब पाया जाता है। आगे है दूसरा पॉइंट है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान को 3 प्रमुख नदी प्रणालियों में बांटा गया है, यानी कि भारत का जो है कि उत्तरी मैदान को हम लोग 3 प्रमुख प्रणालियों में बांटते हैं, यानी कि भारत का जो है कि नदी का या फिर उत्तरी मैदान को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका सिंधु नदी, पहला कौन सा है? सिंधु हो गया, दूसरा गंगा हो गया, तीसरा फिर ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा हो गया? सिंधु हो गया, देखिए सिंधु हो गया, देखिए सिंधु हो गया, कौन सा है? सिंधु, गंगा और फिर ब्रह्मपुत्र नदी। इनकी सहायक नदियों से बना है, यानी कि उत्तरी का जो मैदान है हम लोग देखे होंगे, उत्तर प्रदेश का जो मैदान है उसका निर्माण मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा ही बना हुआ है। पहला है सिंधु, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र। इनके सहायक नदियों से बना है और यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। किस प्रकार से बना है? कि जलोढ़ मृदा से बना है, यानी कि
वहाँ जो है कि नदी द्वारा या फिर नदी के बाढ़ के द्वारा जो कि मिट्टी बहुत सारा मात्रा में आके इधर आके छोड़ दिया जाता है, जिससे आपको मैदान बन जाता है और फिर जलोढ़ मैदान का रूप ले लेता है। लाखों वर्ष से हिमालय के गिरिपद स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी से में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इन उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यानी कि लाखों वर्ष पूर्व सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अवसादों को बहाकर लाया और एक जगह जमा कर दिया को मैदान में। जैसे कि नदी लाया, देखेंगे नदी के साइड साइड में अपना अपना जो है कि अवसाद यानी कि चट्टान हो गया, अपना मिट्टी का जो है कि फेंक दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार वहाँ बहुत दिन के बाद जो है कि वह जलोढ़ मिट्टी का रूप धारण हो जाता है। इसके विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, यानी कि इसका जो विस्तार है 7 लाख, उत्तरी मैदान का 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तार है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ा। यानी कि यह मैदान जो है कि इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका विस्तार है? उत्तरी मैदान का। और इसका मैदान का लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 24 किलोमीटर लंबा है और 320 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। कितना? 320 किलोमीटर। किसका? उत्तरी मैदान का। आगे क्या बोलते हैं? यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, प्राप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि जहाँ पर आप लोग देखेंगे नदी के मुहाने या फिर नदी के मैदान जहाँ निर्मित होती है, वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी अधिक मात्रा में बन जाता है, जिसके कारण उपजा बनने के कारण वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कृषि करने योग्य भूमि बन जाता है, जिसमें बहुत सारा वहाँ पर कृषि योग का योगदान हो जाता है और कृषि कार्य करने लगते हैं। जिससे कृषि करने के साथ साथ वहाँ पर अधिक जनसंख्या का बसाव बन जाता है, अधिक जनसंख्या का रहन सहन वहाँ चालू हो जाता है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि अधिक जनसंख्या का विस्तार पाया जाता है। कहा जाए तो जहाँ पर आपका उपजाऊ मिट्टी रहेगा वहीं तो अधिक जनसंख्या पाया जाएगा। आगे क्या बताता है देखिए। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियाँ निक्षेप कार्य में लगी है। नदी के निचले भाग को ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी में द्वीप निर्माण होता है। यानी कि नदी का ढाल जो है कि आप देखेंगे कि नदी का ढाल जैसे जैसे कि अपना धरातल को समतल नहीं कर दिया जाता, तल नहीं मिलाया जाता, तो उसका ढाल कम हो जाता है, जिसके कारण नदी द्वीप का निर्माण हो जाता है। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराताओं में बढ़ जाती है। यानी कि नदियाँ जो है कि एक जगह अगर जो गाद यानी कि बालू का जमा या फिर अवसाद जब जमा हो जाता है, एक जगह कहीं पर जमा हो जाता है, तो सरिताएं आपको टेढ़ी मेढ़ी आपको धाराएँ बटना स्टार्ट हो जाता है। उसी के बारे में जिक्र किया है। देखिए यहाँ दोआब का अर्थ दिया हुआ है, क्या दिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? दोआब का अर्थ दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है। दो तथा अब का अर्थ है पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच तथा अब का अर्थ है पानी। यानी कि दोआब जो है कि दो नदियों के बीच का जो कि बीच का भाग में पाया जाता है। दोआब जो है कि दो नदियों के बीच का भाग में पाया जाता है, उसके बारे में जिक्र किया। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर
तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया, यानी कितने वर्गों में विभाजित? 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, यानी उत्तरी मैदान को पश्चिम भाग, यानी कि मान के लिए ये भारत है, ठीक है। तो पूरब पश्चिमी भाग यानी कि इस इलाका को क्या बोलते हैं? पंजाब का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि सिंधु के द्वारा बनाए गए जो कि बड़ा भाग इधर, तो इधर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झीलम है, यानी कि सिंधु का सहायक नदी कौन सा है? सिंधु का सहायक नदी कौन सा है? सहायक नदी झीलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है तथा सतलज है। कौन सा है? सिंधु का सहायक नदी झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हिमालय से निकलती है और मैदान के इस भाग को दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि जो कि सिंधु जो है, सिंधु की जो नदी है या इसकी सहायक नदी जो कि झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती है और मैदान में इस भाग में दोआब से संख्या बहुत है। आगे क्या बोलता है? गंगा के मैदान का विस्तार घाघर तथा तीस्ता नदी के बीच है, यानी कि गंगा नदी का जो विस्तार है कहाँ पर है? घाघर और तीस्ता नदी के बीच। उत्तरी भारत हरियाणा, यानी कि उत्तर भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कुछ भाग तथा पश्चिम भाग में फैला हुआ है, यानी कि गंगा का मैदान का जो विस्तार है वो घाघरा और तीस्ता नदी के बीच है। उसमें से उत्तरी भाग में देखा जाए तो कौन कौन सा इलाका आता है? हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, फिर झारखंड आता है, कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल भी आता है। तो ये सब जो है कि गंगा के उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है, फैला हुआ। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। आगे देखते हैं। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचावच में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृति भी विविध है, यानी कि इस सारा जो है कि आकृति जो है विभिन्न प्रकार का, अलग अलग प्रकार का है। आकृति विभिन्नताओं के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया है। देखिए उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियों पर्वतों से नीचे की उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। कितना है शिवालिक का ढाल? 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी। पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती है, इसे भाभर कहते हैं। यानी कि उत्तरी मैदान का जो शिवालिक की पहाड़ी है उसमें 800 किलोमीटर का एक चौड़ी पट्टी है जिसे हम लोग गुटिका का निक्षेप करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाभर कहते हैं। भाभर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इसी भाभर के पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि सभी जो कि नदियाँ आती हैं इसी पट्टी में विलुप्त हो जाती। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे हम तराई कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? तराई कहते हैं, कहा जाता है। यह अन्य प्रणालियों से भरा घने जंगलों से क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के आए शरणार्थियों के कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के जंगल को काटा जा चुका है।
इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय प्रकार में स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तर भारत का सबसे विशालतम भाग पुराना जलोढ़ का बना, यानी कि उत्तर का भारत है जो कि आपका जो है कि इसका विस्तृत भाग जो है कि पुराना जलोढ़ से निर्मित हुआ है। उत्तरी मैदान जो है कि जैसे उत्तर प्रदेश का मैदान जो है कि पुराना कौन सा जलोढ़ मैदान से बना। वे नदियाँ के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर में स्थित है, वेदिका जैसा आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि नदियाँ में बाढ़ के मैदान के ऊपर में स्थित है जो कि वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस नदियों को कहा कहते हैं, इससे को हम लोग भांगर के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों की मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नई तथा उवा निक्षेप को खादर कहा जाता है, यानी कि उवा जो निक्षेप है उसको हम लोग खादर कहते हैं। उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती आदर्श होता है, यानी कि उपजा जो होते हैं गहन खेती जो है कि क्या बोलते हैं आदर्श होते हैं। आगे पॉइंट है आपका प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि भारत का जो है कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करना है। आगे चलिए देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मीज की आकृति वाला स्थल है, यानी कि प्रायद्वीपीय का पठार जो है कि एक मीज स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नि तथा रूपांतर शैलों से बनाने की प्रायद्वीपीय जो पठार है वह एक मीज आकृति का है, जो पुराने जो है कि क्रिस्टलीय यानी कि बहुत पुराने जो है कि अग्नि चट्टान से निर्मित होगा। कौन सा निर्मित होगा? अग्नि चट्टान से निर्मित, और उसका आकृति किस प्रकार है? मीज प्रकार के। आगे क्या बोलता है? यह गोंडवाना का भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण से बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, यानी कि यह जो है कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है कि किस प्रकार के टूटने से वो भूमि से बना है? गोंडवाना प्रकार के भूमि, इसके अफवाह कारण से बना तथा यही कारण है कि इसका प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यह पठार भूभाग का चौड़ी है तथा छिछली घाटी एवं गोलाकार है, पहाड़ी है। इस पहाड़ के दो मुख्य भाग है, जिसे मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन के पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मलवा के पठार का अधिकतम भाग वह फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको क्या बता रहा है, देखिए आप, मध्य उच्च भूमि यानी कि मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मलवा के पठार से के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि का नाम दिया जाता है। विंध्याचल श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा है, यानी कि विंध्याचल श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा है। श्रृंखला उत्तर पश्चिम के अरवली से घेरी हुई है तथा पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान तक फैली हुई है। बलुआ तथा पथरीले मरुस्थल से मिली हुई है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ जैसे चंबल नदी, सिंधु, बेतवा, केन पश्चिम से पूरब तरफ बहती है। इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाती है तथा मध्य उच्च भूमि के चौड़ी लेकिन पूरब में सक्रिय है, यानी कि मध्य उच्च भूमि के जो कि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूरब में सक्रिय है। इस पठार का पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। चलिए अभी हम इसके बारे में डिटेल हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ है आपका अरवली है, अरवली हो गया,
फिर विंध्यन हो गया, विंध्यन पर्वत श्रेणी, फिर सतपुड़ा हो गया। यहीं से विंध्यन और सतपुड़ा के बीच जो है कि नर्मदा नदी का बहाव होता है। और फिर सतपुड़ा और फिर दक्कन का सतपुड़ा से नीचे ही यहाँ पर देखिएगा आप तापी नदी का बहाव होता है। ये हो गया मालवा का पठार। उसके बाद विंध्यान पर्वत, अरावली पर्वत, फिर हो गया इधर हो गया अरावली पर्वत हो गया। देखिए अभी अरावली पर्वत हो गया, अरावली अरावली हो गया, मालवा के पठार यहाँ पर है, या फिर विंध्यन का पठार यहाँ पर है श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए छोटा नागपुर के पठार है। यहीं पर आपको फिर बुंदेलखंड और फिर बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ नहीं दर्शाया गया है। आगे स्टार्ट करते हैं। पश्चिम की सीन से यहाँ से स्टार्ट है। दक्षिण के पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग का है, यानी कि दक्षिण के जो कि पठार एक त्रिभुजा भूभाग का है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसकी चौड़े आधार पर सतपुड़ा के श्रेणी है। सतपुड़ा का श्रेणी है, आपको सतपुड़ा का श्रेणी है, आपको दिखाते हैं। सतपुड़ा क्या बोल रहा है, सतपुड़ा श्रृंखला है। देखिए सतपुड़ा कहाँ आपको दिखाते हैं। सतपुड़ा श्रेणी आपको देखिए यहाँ पर आपका हो गया सतपुड़ा। देखिए सतपुड़ा श्रेणी है, आपको नहीं दिख रहा है तो अभी दिखाते हैं आपको। ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी। इसी के बगल में आप लोग को देखिए सतपुड़ा श्रेणी का जिक्र आया। उसके बाद यहाँ देखिए क्या बोलता है। सतपुड़ा श्रेणी जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, महादे और कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यानी कि महादे और कैमूर और मेकाल ये किसका विस्तार है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। देखिए महादेव, कैमूर और मेकाल कहाँ पर है। महादेव और कैमूर और मेकाल आपको यहीं पर आपको देखिएगा। देखिए सतपुड़ा श्रेणी में ही देखिए महादेव पहाड़ी, फिर यहीं पर आपको कैमूर मिलेगा, फिर यहाँ पर मिलेगा। यहाँ नहीं दर्शाया गया है, तीनों यहीं पर आपको मिलेगा। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों को एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। तो दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी दिख जाता है, जिसे हम लोग स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बन एंगलोर का पठार कहते हैं। यानी कि इसका जो है कि दक्षिण के पठार का जो है कि एक रूप जो है कि उत्तर पूर्व की दिशा की ओर यानी कि जाता है। यानी कि किधर जाता है आपका दिखाते हैं, किधर, उत्तर पूर्व के इधर। देखिए इधर दर्शाता है, इधर को दर्शाता है। यहीं पर कार्बन पर का पठार है कि अभी यहाँ क्या बता रहा है। स्थित ज्ञात के दक्षिण के पठार पश्चिम में ऊंचे पर्वत की ओर कम ढाल है और पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्व में देखिए उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है, जिससे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार और फिर कार्बी एंगलोर का पठार तथा उधर कच्चर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक भ्रंश के द्वारा छोटे नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूरब की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला जैसे गारो हो गया, खांसी हो गया, जंती हो गया। यह इलाका जैसे कि गारो, खांसी, जंती, यहाँ देखिए आगे दिखाते हैं कहाँ। यहाँ पर गारो हो गया,
एक श्रृंखला बना हुआ है, गारो हो गया, खांसी हो गया, जंती हो गया। यहाँ अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, यानी कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र खांसी है, जो कि बीच में स्थित है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या बोलता है, दक्षिण के पठार के पूर्व और पश्चिम में सिरे पर क्रमश पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। यानी कि दक्षिण के जो पठार है उसका पूर्व में और पश्चिम में सिर पर एक क्रमश पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। ये सतत है तथा इन्हें केवल दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र का थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। यानी कि भारत का जो कि तटीय विस्तार जो है कि आप लोग का पश्चिमी घाट का जिक्र किया जाता है। यानी कि भारत के मान के चलिए आपका ऐसे 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 है, तो इधर जो है कि पश्चिमी इलाका इधर का बात कर रहा है, इधर इलाका, तो इस इलाका में ही थार घाट, भोर घाट सारा जो है कि दर्रा पाया जाता है। पश्चिमी घाट पूरब घाट की अपेक्षा ऊंची है। यानी कि पश्चिमी घाट जो है कि पूरब घाट की अपेक्षा ऊंची है। यानी कि बता रहा है कि जो कि पश्चिमी घाट है, यानी कि देखिए पश्चिमी घाट ये वाला हो गया, ये वाला पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। समझ रहे हैं, ये पश्चिमी घाट या देखिए यहाँ से लेकर को यहाँ से लेकर तो यहाँ पश्चिमी घाट, और यहाँ से लेकर इधर फिर क्या हो गया, पश्चिमी घाट यहाँ तक हो गया, यानी कि यहाँ तक। और फिर यही चीज़ हो गया आपको पूर्वी घाट कहाँ तक हो गया, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक लें, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसकी अपेक्षा, यानी कि इधर की अपेक्षा जो है, इधर की अपेक्षा इधर अधिक ऊंचा है। वही चीज़ बता दे रहा है, यानी कि पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। समझिए दोस्त, ये चीज़ यहाँ बता रहा है। देखिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पूर्वी घाट 600 मीटर, पूर्वी घाट में कितना 600 मीटर औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 16 मीटर है। यानी कि इधर से कहा जाए तो जैसे कि भारत है, ये भारत है, ये जो भारत है, ये जो भारत है, तो इधर की अपेक्षा इधर अधिक ऊंचा है। इधर मेरा कितना है, इधर मेरा इधर 600 किलोमीटर है, कितना 600, और इधर मेरा कितना है 900 किलोमीटर, 900 से 1600 किलोमीटर है। देखिए 900 से 16 किलोमीटर, 900 से 16 किलोमीटर, 1600 मीटर है। आगे चलिए क्या बताते हैं, पूर्वी घाट के विस्तार महानदी, यानी कि महानदी घाटी, दक्षिण में नीलगिरी तथा पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। यानी कि पूर्वी घाट का विस्तार जो है कि सतत नहीं है, यानी कि टुकड़ा हुआ है, यानी कि कटा फटा है। लेकिन वही पश्चिमी घाट सतत है, यानी कि एक यानी कि एक खड़ा के रूप में है, यानी कि वह कटा फटा वैसा नहीं है। तो वही बोल रहा है पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट में जैसे महानदी हो गया, नीलगिरी पर्वत हो गया, उसके बाद अनियमित है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दी है, तथा पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा का टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, यानी कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई है उसका उत्तर से, यानी कि उत्तर से आपको दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे शिखर जैसे कि अनायमुंडी पहाड़ है,
जैसे कि अनायमुड़ी पहाड़ी आपका है 2695 मीटर, तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी शिखर महेंद्रगिरी है, यानी कि आपका जो है कि नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है अना यानी कि डोडा बेटा। नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा 2633 मीटर। और अनायमुड़ी जो है कि अनायमलाई के सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर। तथा ये सब दोनों जो है कि अनायमुड़ी और अनायमुड़ी और डेढ़ा बेटा और नीलगिरी और अनायमलाई, ये जो सभी जो है कि पश्चिमी घाट का विस्तार। वही पूर्वी घाट में आपको देखने को मिलेगा महेंद्र गिरी। कौन सा? महेंद्र गिरी। इसका कितना ऊंचा है? 1500 ऊंचा है, 1500 मीटर है। पूर्वी घाट का दक्षिण पश्चिम में सेवारिया और जिवाड़ की पहाड़ी आपको मिलेगा, यानी कि पूर्वी घाट के दक्षिण में, यानी कि कहाँ बता रहा है? पूर्वी घाट के आपको दक्षिण में बताते हैं, यानी कि यहाँ पर बता रहा है पूर्वी घाट के दक्षिण में, यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बता रहा है। और यहीं पर आपको अगर ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, यहीं पर आपको आना नीलगिरी पर्वत है। देखिए नीलगिरी पर्वत आपको देखने को मिलेगा, नीलगिरी पर्वत पहाड़ी। यही पहाड़ी पर अनाय यानी कि डोडा बेटा है। और यहीं पर आपको फिर अनायमुलाई आपको देखने को मिलेगा, अनायमुलाई। इसका ऊंची चोटी है अनायमुंडी। तो समझ गए दोस्त? आगे आगे हम बात करते हैं। आगे क्या बताता है? आगे आप लोग को आगे क्या बताता है? आगे में क्या देखिए, अनायमुलाई तो बता दिए हैं। चला गया। आगे देखिए, स्थित है उडगम मल, जैसे ऊंट के नाम से भी जाना जाता है, तथा कोडरनाइक जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों में स्थित मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार एक विशेषता यह भी पाया जाता है कि पाए जाने वाले काली मृदा जैसे कि दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का यह भी विशेषता है कि यहाँ एक दक्कन ट्रेप कहा जाता है, जो कि काली मृदा का विस्तार वहाँ पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, यानी कि जो कि दक्कन का ट्रेप का जो कि निर्माण हुआ है वह किस प्रकार से हुई? ज्वालामुखी से हुई। इसलिए इसके सेल अग्नि चट्टान यानी कि अग्नि से हुआ। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है, यानी कि जो है कि दक्कन ट्रेप का निर्माण जो हुआ है कि जो एक ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से हुआ है, जिसे जब जानते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया जिसमें जहाँ निकलता है तो वहाँ एक अग्नि चट्टान के रूप में धारण कर लेता है, अग्नि चट्टान के रूप में सेल का निर्माण करता है, वही फिर एक काली मृदा के रूप धारण करके कर लेता है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है, जिसमें जिसके काली मृदा का निर्माण अरावली के पहाड़ी, यानी कि काली मृदा का निर्माण अरावली के पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित यानी खंडित है, यानी कि अपर्दित माने कि टूटा फूटा, यानी कि बीच बीच में अपर्दित यानी कि टूट फूट के माध्यम से बना हुआ। खंडित यानी कि टूटा हुआ, भाग में बटा हुआ पहाड़ी है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है? दक्षिण गुजरात के दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। आगे आपका पॉइंट है, आगे अगला पॉइंट है आपका भारत के मरुस्थलीय। देखिए भारत के मरुस्थलीय के बारे में क्या बताया जा रहा है। अरावली यानी कि भारत में जो कि मरुस्थलीय कहने का मतलब है कि बालू, यानी कि जहाँ पर अधिकतर मरुस्थल यानी बालू पाया जाता है।
अरावली पहाड़ी के पश्चिम के किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यानी कि कहाँ पर बताया जा रहा है, अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल। यानी कि देखिए ये अरावली है, अरावली के इधर पश्चिम में, इधर पश्चिम का देखिए भारतीय मरुस्थल दिख रहा है, भारतीय मरुस्थल, इसके बारे में अध्ययन करना। चलिए आगे क्या बोलता है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम के किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यहाँ बालू के डिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मीटर वर्षा होती है। यानी कि प्रति वर्ष 150 मीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो कि दिखाई आपको, वहाँ पर 150 मीटर से भी कम वहाँ वर्षा देखने को मिलती है। शुष्क जलवायु क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। यानी कि जहाँ पर जाहिर सी बात है, जहाँ पर अधिक कम वर्षा होगा तो वहाँ पर शुष्क होगा तो वहाँ पर बहुत कम मात्रा में वनस्पति युग्म को, पेड़ पौधा युग्म को देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं देखने को मिलती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीय हो जाती है। प्राप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी नदी इस क्षेत्र का सबसे बड़ी नदी है। यानी कि जाहिर सी बात है, जहाँ पर अगर जी कम वर्षा हो रही है और हो भी रही है तो बरसात के सीजन में देखने को मिलता है, जिसके कारण उसका जो है कि नदी के मुहाना जो है कि वहीं पर मिल जाती है। यानी कि पानी एक जगह से निकला और दूसरा जगह में आके विलुप्त हो गया। तो उस प्रकार से लूनी नदी जो है कि राजस्थान के एक लूनी नदी ऐसा है जो कि वैसा है। और इस क्षेत्र में बड़ी नदी नहीं है, बड़ी नदी है। आगे क्या बताता है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। बरकान क्या है, एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार है। बहुत अधिक क्षेत्रों में होता है, लेकिन लंबोद टीले भारत पाकिस्तान सीमा समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। और आदि जैसलमेर जाए तो बरकान का समूह देखने को मिलता है। यानी कि बरकान कहाँ पर देखने को मिलता है अधिकतर, राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर में। आगे हैं पॉइंट है तटीय मैदान। यानी कि तटीय मैदान कहने का मतलब है कि भारत का जो कि तटीय मैदान है वो किस प्रकार है, उसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। यानी कि भारत का कहने का मतलब है कि जैसे कि ये भारत हो गया, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में दक्षिण के पठार। तो ये जो तटीय मैदान है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि तटीय मैदान, जैसे कि इधर हो गया पूर्वी पठार का तटीय मैदान, इधर पे पश्चिमी तटीय मैदान, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कोई भी चीज़ के तटीय मैदान में क्या होता है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे एक संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है। यानी कि संकीर्ण है, यानी कि लंबा है, पतला है। यह पश्चिम में अरब सागर, यानी कि पश्चिम में अरब सागर में स्थित, अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। यानी कि पश्चिम में कहने का मतलब जैसे कि ये हो गया, समझिए कि दक्षिण भारत हो गया, इधर हो गया अरब सागर हो गया, अरब सागर हो गया, और इधर हो गया अरब, कहने का मतलब है इधर हो गया अरब सागर हो गया, अरब सागर हो गया, और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिम में अरब सागर, यानी कि अरब सागर, पूरब में बंगाल के खाड़ी तक विस्तृत है। आप लोग को यहाँ डिटेल समझ में नहीं आएगा, आप लोग को नक्शा निकालना होगा, निकालना। देखिए ये हो गया बंगाल के खाड़ी, पूरब में बंगाल के खाड़ी, और पश्चिम में कौन सा, अरब सागर। तो इसी के बारे में यहाँ बता रहा है। इधर हो गया जैसे कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिम में अरब सागर है, और फिर पूरब में जो है कि इधर तटीय
तटीय मैदान के पूरब में जो है कि बंगाल की खाड़ी, तो यही बारे में जिक्र कर रहा है। आगे चलिए। अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान। इस मैदान में 3 भाग हैं तथा उत्तर भाग को कोंकण कहते हैं, जो कि मुंबई और गोवा को बीच पाया जाता है। मध्य भाग को कन्नड़ में का मैदान कहते हैं, यानी कि जो कि भारत के दक्षिण में जो है कि आप लोग को तटीय मैदान, तटीय देखने को मिलता है पश्चिमी घाट में, तो उसमें सबसे पहले कोंकण तट आता है। कोंकण तट किसका किसका बीच आता है, तो मुंबई और गोवा के बीच। वही मध्य भाग अगर जो देखा जाए तो कन्नड़ तट आता है। कन्नड़ तट किसके किसके बीच देखने को मिलता है, तो कन्नड़ का मैदान आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण भाग को मलाबार तट कहा जाता है, यानी कि बीच में कन्नड़ तट बोलते हैं, दक्षिण भाग को मलाबार तट कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा देते हैं, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं, कन्नड़। कन्नड़ बोलते हैं कोंकण। कोंकण तट हो गया, तट हो गया। और फिर यहाँ तो यहाँ से आप देखिएगा, आपका यहाँ से देखिएगा यहाँ तक बीच वाला भाग को हम लोग बोलते हैं कन्नड़। क्या बोलते हैं, कन्नड़। कन्नड़ कन्नड़ बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला जो भाग का है आप लोग देखेंगे, ये मलाबार तट, देखिए यहाँ दिया हुआ है मलाबार तट। तो इस प्रकार के पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटता है। कितने भागों में, 3 भागों में। तो समझ में आ गया। तीन भागों में बांटता है। बंगाल के खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा है एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, यानी कि उत्तरी भाग में इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार कहा जाता है। जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, विशाल डेल्टा का निर्माण करती है तथा चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, यानी कि पूर्वी घाट में मैदान अधिक चौड़ा मात्रा में देखने को मिलता है। इसीलिए तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि अपना बहुत सारे नदी जो है कि वह पूर्वी घाट में अपना नदी मुहाना बनाती है। जैसे महानदी के मुहाना, गोदावरी नदी के मुहाना, कृष्णा नदी, कावेरी नदी इत्यादि नदी जो है कि अपना जो है कि जल के साथ कंकड़ पत्थर लाकर अपना जो है कि अवसाद जो है कि अधिक मात्रा में पूर्वी तटीय मैदान में छोड़ती है, जिसके कारण वहाँ का तटीय मैदान अधिक चौड़ा होता है, प्लस में कटा फटा भी होता है। और उसी इलाका में भी कोरोमंडल क्षेत्र पाया जाता है और वहाँ पर उत्तरी सरकार का भी पाया जाता है। आइए बताते हैं कोरोमंडल और तट कहाँ पर बोलते हैं। देखिए ये वाला जो इलाका है कि यहाँ से यहाँ तक ले आपको कोरोमंडल तट का हो जाएगा। फिर इसी को इलाका आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर उत्तरी सरकार हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट क्षेत्र। यहाँ तो दिया हुआ है कोरोमंडल तट क्षेत्र, तो वही चीज़ के बारे में जिक्र होता है। जब यहाँ से नदी सारा चीज़ आप देख रहे होंगे, ये नदी जो है कि कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, जिससे कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, फिर देखिए यहाँ भी है गोदावरी नदी है। ये सब सारा नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिराती है, जिसके चलते अपने सब अवसाद ला के यहाँ पर जमा कर देती है, जिसके साथ ही तटीय क्षेत्र में आपका के विस्तार जो है कि अधिक चौड़ा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो समझ गए दोस्त, आगे चलिए।
तटीय मैदान का हो गया है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग द्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। उस चिल्का झील भारत का सबसे खारे पानी का झील है, जो सबसे बड़ी झील है, जो उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है चिल्का झील? भारत के खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। कहाँ पर है चिल्का झील? उड़ीसा में है। और सबसे बड़ी झील है, भारत का सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। आगे हम लोग अध्ययन करते द्वीप। द्वीप किसको बोलते हैं? सबसे पहले बताइए। द्वीप यानी कि वह क्षेत्र जहाँ चारों ओर से पानी से घिरा हुआ और बीच में एक उठा सा द्वीप हो, यानी कि बीच में भूमि हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो और बीच में एक स्थल भाग हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। अब पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल यानी कि बड़ा। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह स्थित हैं। क्या आप द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? देखिए ये जो है, देखिए पानी से चारों तरफ घेरा हुआ है। इधर पानी है, इधर पानी है, बीच में क्या है? स्थल खंड। इसी को हम लोग द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप। कि केरल के मालाबार तट पास स्थित लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है? केरल के मालाबार तट। अभी मालाबार तट कहाँ बताए थे? लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीप से बना है। पहले इन मालका द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और एमी द्वीप के नाम से जाना जाता था। यानी कि लक्षद्वीप को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? लाका द्वीप के नाम से, मिनिकॉय द्वीप से नाम से, फिर एमिनी द्वीप के नाम से जानते थे। 1973 में इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। यानी कि पहले हम लोग जो कि केरल के मालाबार तट में जो कि द्वीप है, इसको हम लोग पहले मिनिकॉय द्वीप बोलते थे, लाका द्वीप बोलते थे और फिर एमिनी द्वीप। यही चीज नाम बदल करके इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। और कब रखा गया? 1973 में रखा गया। 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि ये जो लक्षद्वीप है जो कि 32 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। करवती द्वीप लक्षद्वीप का एक प्रशासनिक मुख्यालय है। यानी कि करवती द्वीप है और एक प्रशासनिक मुख्यालय यानी कि एक राजधानी है। इस द्वीप के समूह पर पादप जंतु के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं, जैसे पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। कहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है? पिटली द्वीप में, जहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है। वह एक पक्षी अभयारण्य है। यानी कि पिटली द्वीप है। कहाँ पर है पिटली द्वीप? लक्षद्वीप के अंतर्गत ही है। वहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है, वहाँ पर एक पक्षी का एक अभयारण्य है। आगे क्या बोलता है? अब जंगल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीप के श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आकार में बड़े संख्या में बहुत तत्व बिखरे हुए हैं। यह द्वीप एक समूह मुख्यतः 2 भागों में बंट गया। उत्तर में अंडमान निकोबार, दक्षिण में निकोबार का माना जाता है। और यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। द्वीप में पाए जाने वाले पादप जंतु बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप
विषुववृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुववृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगल आच्छादित है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे छोटे टुकड़े में बहुत सारे वहाँ द्वीप देखने को मिलते हैं। यहाँ अधिक मात्रा में वर्षा भी होता है, अधिक जंगल भी देखने को मिलता है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसका नाम है बैरिन द्वीप। क्या नाम है? बैरिन द्वीप। भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा है? उसका नाम क्या है? बैरिन द्वीप। और कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। विभिन्न भूभाग का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग के विशेषताओं को स्पष्ट करता है, परंतु स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से पूरक यानी एक दूसरे से मिला हुआ है। वे देश के प्राकृतिक संसाधन में समृद्धि बनाते हैं और उत्तर पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है, जिससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार पर मिला है। पठारी भाग खनिज के भंडार से प्राचीन सभ्यता के विकास के आधार पर मिला है। पठारी भाग खनिज के भंडार जिसने देश के औद्योगिकरण के विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधित क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार के देश की विविधता भौतिक संस्कृति भविष्यवाणी में विकास को अनेक संभावना प्रदान करता है। यानी कि ये जो है कि अंडमान निकोबार के बारे में बता रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बताते हैं अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोग को देखने को मिलेगा कहाँ पर? देखिए ये है अंडमान, उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। वही है आपका, फिर वही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लिए। उसके बाद आपको फिर देखिए ये जो है कि लक्षद्वीप समूह। कौन सा है? लक्षद्वीप इसी के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, तो समझ में आ गया होगा दोस्त। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर। अगर जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अगले चैप्टर हम लोग अगले दिन देखते हैं। थैंक यू सो मच।